वीडियो में हमने असेसमेंट के 6 पर्पसेस कवर कर लिए थे। हम इस वीडियो में बाकी के जो 3 पर्पसेस हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो अगली पर्पस है असेसमेंट की वो सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन क्या है? एक फॉर्मल कंफर्मेशन है कि आप में ये कुछ लक्षण पाए जाते हैं। जैसे जैसे आपकी जो 10वीं की सर्टिफिकेट है वो बताती है कि 10वीं की जो कोर्स रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी कर ली है। उसमें यदि आपकी परसेंटेज मेंशन्ड है तो उसमें हमको ये भी पता चलता है कि करीब इतना प्रतिशत जो सिलेबस है वो आपको समझ में आ गया है और आपकी ये अचीवमेंट का लेवल है। तो सर्टिफिकेशन पर्पसेस वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो सकती है, कोर्स हो सकता है, कोई आप वर्कशॉप सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं। उसके बाद जो आपकी असेसमेंट होती है उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन होती है। तो हालांकि ये ध्यान रखना कि कई बार सर्टिफिकेशन के लिए असेसमेंट नहीं होती है, लेकिन असेसमेंट का एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो सर्टिफिकेशन भी है। तो आपको किसी को सर्टिफाई करना होता है तो आप जो है असेसमेंट की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। और जनरली वो असेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि विद्यार्थी या शिक्षार्थी या प्रशिक्षु नॉलेज स्किल एबिलिटीज में उसकी क्या इंप्रूवमेंट हुई है उसको असेस करते हैं और उसी के बेस पे हम सर्टिफिकेशन करते हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाना जरूरी है। और ये जनरली जो केएसएस जिनको हम बोलते हैं नॉलेज स्किल एबिलिटीज, एक्चुअली कई बार इसमें एटीट्यूड भी कहते हैं। नॉलेज स्किल्स और एटीट्यूड केएसएस ये जिस कोर्स या जिस करिकुलम या जिस जिस प्रोग्राम के लिए दिया जा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव से वो लिंक होने चाहिए। ये चीज असेसमेंट में निकल के आती है। तो सर्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है असेसमेंट। फिर आता है ग्रेडिंग। आपको पता है ग्रेडिंग दो तरीके, आजकल सेब का सीजन चल रहा है तो सेब की भी ग्रेडिंग हो रही होगी। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है ग्रेडिंग का वो है जब स्टूडेंट्स की हम ग्रेडिंग करते हैं। ए ग्रेड स्टूडेंट है, ए प्लस है, ओ ग्रेड है जी, आउटस्टैंडिंग है। तो ग्रेडिंग बेसिकली क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स ऑफ वेरिंग लेवल ऑफ अचीवमेंट इन अ कोर्स। एक कोर्स में जो लेवल ऑफ अचीवमेंट है वो वेरी करेगा। तो वो कितना वेरी कर रहा है उसको जांचने की जो स्टैंडर्डाइज्ड मापन की प्रक्रिया है उसके बेस पे ही हम ग्रेडिंग कर पाते हैं। ग्रेडिंग यूजुअली जो है वो इतने टाइप की होती है। लेटर ग्रेडिंग, जैसे आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ई ग्रेड, एफ ग्रेड, ओ ग्रेड, अलग अलग ग्रेड्स हैं। कई बार ये न्यूमेरिकल ग्रेडिंग होती है 1 to 6, कई बार 1 to 10 है, कई बार 1 to 5 है, और कई बार एज ए परसेंटेज है ना, 15%, 50%, 75%। तो ग्रेडिंग जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। ये कई तरह की एक्टिविटी से लिंक हो सकती है। आपकी राइटिंग असाइनमेंट की भी ग्रेडिंग हो सकती है, लैब वर्क की भी ग्रेडिंग हो सकती है, प्रोजेक्ट की हो सकती है, रिपोर्ट्स की, टेस्ट्स की। कई बार आप जो पार्टिसिपेशन का आपका लेवल है उससे भी ग्रेडिंग हो सकती है, अटेंडेंस से ग्रेडिंग हो सकती है, क्लासरूम बिहेवियर, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेस पर हम स्टूडेंट की ग्रेडिंग करते हैं। और ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं? थ्रू ए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट का ये जो मेरे ख्याल से 8वां पर्पस था वो है ग्रेडिंग। और फिर जो असेसमेंट का आखिरी पर्पस जो मेरे ख्याल से फंक्शन होना चाहिए वो है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है, डायग्नोसिस अल्टीमेटली क्या है? आपने सबसे पहले डायग्नोसिस जो है वो डॉक्टर के पास सुना होगा कि ब्लड रिपोर्ट के बेस पे ही हम डायग्नोसिस कर पाएंगे कि इसकी बीमारी कौन सी है। तो डायग्नोस्टिक का सिंपल मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस ऑफ द कॉज और नेचर ऑफ ए कंडीशन, सिचुएशन और ए प्रॉब्लम। देखो ये एक अर्थ है। इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज की प्रकृति या कारण की, किसी स्थिति, किसी परिस्थिति या किसी समस्या, ये एक पार्ट है। उस प्रक्रिया को डायग्नोस्टिक कहते हैं। और जो आउटकम आता है उसके बेस पर जो आप बयान देते हो, जो स्टेटमेंट देते हो, जो निष्कर्ष पे पहुंचते हो, वो उसको भी हम डायग्नोस्टिक कहते हैं, है ना। तो ब्लड टेस्ट करने की प्रक्रिया भी डायग्नोस्टिक है और उस टेस्ट के बेस पर आप जो कारण बताते हो, आप कहते हो कि HB जो है वो उसकी ये वैल्यू है, ये डायग्नोस्टिक है, मेजरमेंट आ गया, है ना। और उसके बेस पे आप कहते हो कि ये हाई है या लो है या ये एनीमिक है या क्या है, ये भी जो कंक्लूजन है वो भी डायग्नोसिस है। तो डायग्नोसिस के दोनों मतलब है। डायग्नोसिस उस प्रक्रिया को भी कहते हैं जिससे कि हमको किसी समस्या के कारण के बारे में पता चलता है,
और उसके बारे में जो निष्कर्ष है, उस निकालने की प्रक्रिया को भी हम डायग्नोसिस कहते हैं। यूजुअली इंस्ट्रक्शन क्लासेस शुरू करने के पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ताकि पता चले बच्चे की वीक एरियाज कौन से हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक और इस्तेमाल है, इसको आप ध्यान से समझना क्योंकि अधिकतर किताबों में ये नहीं है। जब आप फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि एक बच्चा ऐसा है जो ऐसा लिख रहा है जिसका कोई सेंस ही नहीं समझ में आ रहा है, और आपको ये शक होता है कि कहीं वो बच्चा डिसलेक्सिक तो नहीं है। लेकिन आप एक शिक्षक हैं, एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, और आप स्पेशल नीड में विशेष रूप से प्रशिक्षित भी नहीं है। लेकिन आप ये शक होता है कि कहीं ये बच्चा डिसलेक्सिक तो नहीं है। तो आप उसके लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड कोई और डेवलप करता है, या स्पेशल एजुकेटर के पास उस बच्चे को भेजते हैं ताकि उसका वो डायग्नोस्टिक टेस्ट ले सके कि लर्निंग के कौन कौन से एरियाज हैं जो उसके वीक हैं। तो यूजुअली इंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले इसका इस्तेमाल होता है ताकि बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, स्किल्स, नॉलेज पता चल जाए और उसी के बेस पे करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, इवैल्यूएशन मेथड्स को अरेंज किया जाए। और कई बार डायग्नोस्टिक, जैसा मैंने कहा कि बीच में जब आपको शक होता है, उस शक को वेरीफाई करने के लिए, उस शक की जांच करने के लिए भी आप स्पेशली डेवलप टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसको भी डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। उससे बच्चे को और टीचर को दोनों को पता चलता है कि कितने कितने पानी में है वो, कितना आता है, कितना नहीं आता है, और आने वाले टॉपिक के बारे में उसकी पूर्व जानकारी जो है वो कितनी है। इससे टीचर को लेसन प्लान बनाने में ईजी रहता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में ईजी रहता है, किन एरियाज पे ज्यादा ध्यान देना है, किन एरियाज पे कम ध्यान देना है, इस निर्णय तक पहुंचने में भी उसको सुविधा होती है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया यूनिट 1 का जो सेकंड पार्ट था, पर्पसेस ऑफ असेसमेंट। यूनिट 1 का जो थर्ड पार्ट है, जिससे कि क्वेश्चन आते ही आते हैं, लॉन्ग आंसर में भी और शॉर्ट आंसर में भी, इसका सिलेबस जो है वो मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ, और इसके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो अगले वीडियोस में हम देखेंगे। आपके सिलेबस में मेरे ख्याल 7 आधारों पे असेसमेंट की 19 टाइप्स बताए हैं। मैं भी आपको ब्रीफली करूं, और अगले वीडियो में हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे ताकि इनके बारे में हमें थोड़ा ज्यादा हमारी समझ बढ़े और हम इसको बेहतर तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट कर पाए। देखिए, पर्पस के आधार पर इन्होंने 4 दिए हैं। हालांकि अभी आपने जो पिछले टॉपिक्स में देखा, पर्पस के आधार पर उन्होंने 9 तरीके के असेसमेंट बताई हुई है, बट टिपिकली उन्होंने इसमें से 4 जो है वो उठाया। प्रोग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें एक्चुअली 2 ही उठाया है, प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव, समेटिव उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो अभी हम पर्पस के आधार पर 4 तरीके असेसमेंट पढ़ेंगे, प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक। लेकिन मैं प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें हम जो चर्चा करेंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव। और मैं फिर से दोहराऊं आपको कि फॉर्मेटिव और समेटिव शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में ये जरूर आता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे समझना। असेसमेंट के स्कोप के आधार पर ये टीचर मेड है या स्टैंडर्डाइज्ड है? स्टैंडर्डाइज्ड मतलब साइकोलॉजिस्ट्स ने मिलकर डेवलप किया है, वो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स हैं। एजुकेशनिस्ट ने मिलकर तय किया, वो स्टैंडर्डाइज्ड। लेकिन जो टीचर बनाते हैं, जो आप एग्जाम के लिए पेपर बनाते हो अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो है टीचर मेड। फिर आखिर हम क्या असेस कर रहे हैं? अचीवमेंट असेस करेंगे तो अचीवमेंट असेसमेंट बोलेंगे उसको। अचीवमेंट मतलब आपने कितना सीखा है। टिपिकली जो इंडिया में एग्जाम होते हैं वो अचीवमेंट के असेसमेंट होती हैं। आपका जो अभी एग्जाम होने वाला, आपकी अचीवमेंट की, आपने सेकंड सेमेस्टर में क्या अचीव किया। एप्टीट्यूड, आपको पता है एप्टीट्यूड, हम डिटेल आगे देखेंगे, आपकी अभिरुचि। और एटीट्यूड, उसके बारे में। तो आप अचीवमेंट देख रहे हैं तो अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड देख रहे हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट, और एटीट्यूड देख रहे हैं तो एटीट्यूड। सो क्या नापा जा रहा है, किसको असेस किया जा रहा है, इसकी प्रकृति के आधार पर 3 तरीके के असेसमेंट होगी, अचीवमेंट असेसमेंट, एप्टीट्यूड असेसमेंट और एटीट्यूड असेसमेंट। फिर ये जो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं उनकी प्रकृति के आधार पर, वो आंकड़े संख्या से जुड़े हैं, न्यूमेरिकल आंकड़े हैं तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट, और न्यूमेरिकल आंकड़े नहीं हैं तो वो क्वालिटेटिव असेसमेंट। फिर जो बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो 2 तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। और ओरल के अंदर भी और रिटन के अंदर भी सिलेक्शन और सप्लाई। सिलेक्शन सप्लाई का मतलब
दिए गए ऑप्शंस में से चुनना वो सिलेक्शन है। और सप्लाई आपको अपने आप लिखना। भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री राहुल गांधी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री सीताराम येचुरी, श्रीमती निर्मला सीतारमण। आप इसमें से एक चुनते हैं, ये सिलेक्शन टाइप का रिस्पॉन्स है। और ब्लैंक है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिखें, आप आंसर सप्लाई करते हो, तो ये अलग तरीके की असेसमेंट है। तो मोड ऑफ रिस्पॉन्स के आधार पर ओरल और रिटन हो सकता है, और ओरल में भी सिलेक्शन और सप्लाई हो सकता है, और रिटन के अंदर भी सिलेक्शन और सप्लाई हो सकता है। तो हम ओरल और रिटन के क्या गुण दोष हैं, सिलेक्शन और सप्लाई के क्या गुण दोष हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो आंकड़े इकट्ठे हो गए उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन नॉर्म रेफरेंस्ड है या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, ये समझने की जरूरत है। नॉर्म रेफरेंस्ड में हम ये नहीं देखते कि बच्चे को कितना आता है, हम ये देखते हैं बाकी बच्चों की तुलना में वो बच्चा कहाँ पे टिकता है। वी फोकस ऑन स्टैंडिंग, वो बच्चा कहाँ पे टिकता है दूसरों की तुलना में। इट इज अ कंपैरेटिव स्कोर। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, बच्चे ने कितना अचीव किया है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। आप जो एज ए टीचर क्राइटेरिया सेट करते हो, तो बच्चे उसके आधार पर जब हम आप इंटरप्रेट करते हो आंकड़ों को, तो वो नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन के बेस पे क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं। ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे यूनिट में, वो नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस है, जिससे कि शॉर्ट या लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं। और फाइनली आपके सिलेबस में है किस कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनल है एक्सटर्नल है। इंटरनल मतलब जो आपका हाउस एग्जाम है, और एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी वाले आकर के कंडक्ट करते हैं। जो आपका 10वीं का बोर्ड है वो एक्सटर्नल है, और जो क्लास में टीचर अपने आप एग्जाम लेते हैं वो इंटरनल है। तो दोनों के गुण दोष के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको थोड़ा थोड़ा, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे पता होना चाहिए, लेकिन मैं दो पे हाईलाइट करूंगा। एक तो फॉर्मेटिव और समेटिव, और नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरियन रेफरेंस। ये दोनों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, एमएड, आप जिस भी लेवल के एग्जाम एजुकेशन में कभी भी देंगे, तो नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस के बारे में पूछा जाएगा। अगले वीडियो में हम पहला जो बेसिस ऑफ पर्पस के आधार पर ये जो 4 टाइप्स हैं, हम इनके बारे में और डिटेल समझेंगे, खास करके फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में।